तो श्री गणेशाय नमः करके करते हैं। कोई नहीं, हो गया। आज आपका 1227 बैच जो है, जो हमारा अपियर बच्चा होगा 12th क्लास 27 में, उसका बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आई थिंक हम सब लोग एक पॉजिटिव माइंड के साथ चैप्टर नंबर 1 जो बिहार बोर्ड में पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। एनपीओ क्या है चैप्टर का नाम? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग रेडी हैं? गैर लाभकारी संगठन, ठीक है? समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, तो गैर लाभकारी संगठन से कहने का क्या मतलब है? गैर लाभकारी संगठन वो संगठन होते हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। क्या कमाना नहीं होता है? देखिए, एक बार फिर से क्लियर कर दें कि जो क्लास 11th का फाइनल अकाउंट सही से नहीं पढ़े हैं उनको इसमें दिक्कत हो सकती है। तो आप लोग थोड़ा सा कूल माइंडेड होकर पूछेंगे, सवाल करेंगे और आई विल बी ऑलवेज रेडी टू आंसर यू। ओके, तो अभी हम लोग बात करेंगे एनपीओ क्या होता है। एनपीओ जानने से पहले हम लोग पीओ जानते हैं, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट अर्निंग के बेसिस पे दो कैटेगरी में बांटा गया है। कितने कैटेगरी में? रिपीट विथ मी। Organizations are classified on the basis of earning profit in two categories. The first category is profit earning organizations. क्या पूछ रहा हूं मैं? प्रॉफिट और अर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस हिंदी में बोलते हैं संगठनों को लाभ अर्जन करने के आधार पे दो कैटेगरी में बांटा गया है, लाभकारी संगठन और गैर लाभकारी संगठन। मेरी बातें सब तक समझ में आ रही है? सबको समझ में आ रही है? चलिए, अब सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच एम्स टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट, व्हिच एम्स टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। जो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पाना चाहती है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहती है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपके पापा का बिजनेस, कोई मॉल, कोई दुकान, कोई शोरूम, कोई फैक्ट्री, ये सब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। क्या बेटा? अब थोड़ा सा सुनिएगा, क्योंकि एनपीओ इस तरह से मैंने आज तक नहीं पढ़ाया है, ठीक है? आई एम जस्ट टेलिंग यू विथ माय कूल माइंड एंड होपिंग फॉर द बेस्ट, ठीक है? आगे बढ़े और आपसे कोऑपरेशन की भी उम्मीद रहेगी कि आप कोऑपरेशन रखेंगे और आज का क्लास अच्छे से समझ के जाएंगे। चैप्टर का 20% आज हम लोग कवर कर लेंगे आज ही थ्योरी में, ठीक है? तो मेरे बच्चों, होता क्या? आप बोलोगे सर कुछ एग्जांपल्स तो आपने दे दिया कि सर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन होते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जो सोसाइटी में होते हैं, अपीयर करते हैं और उद्देश्य होता है लाभ कमाना। क्या होता है? प्रॉफिट कमाना, मोर एंड मोर प्रॉफिट। वो दिल मांगे मोर वाला सिस्टम। क्या? दिल मांगे मोर वाला सिस्टम। एम आई क्लियर? आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? ओके, नेक्स्ट द टॉपिक इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इज जस्ट अपोजिट टू प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में तो कल क्लियर पता चल गया आपको क्या होता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच डू नॉट हैव द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संगठन जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है, जबकि सोसाइटी को सेवा देना होता है। एन ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग the motive of service to the society in place of earning the profit। लिखेंगे इस बात को जब आप एग्जाम देंगे, जब आपके एग्जाम में, आप टेस्ट में आज नोट्स बनाएंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है उनको क्या बोलते हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसका उद्देश्य होता क्या है सर? सेवा देना सोसाइटी को। कुछ एग्जांपल्स इसके, कुछ स्कूल, लाइब्रेरी, जिम, हॉस्पिटल, क्लब्स। क्लब्स का नाम सुने? क्रिकेट क्लब, ये सब जो होता है, क्लब्स,
लाइब्रेरी बोल ही दिया मैंने, स्कूल, लाइब्रेरी, जिम, क्लब्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कॉलेज बोल दिया तो उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, जिम तो बोल ही दिया आपको, हाँ वो भी है, जो भी इस तरह से ये सब ऑर्गेनाइजेशंस है। तो सर इसके लिए अकाउंटिंग की क्या जरूरत है? आपसे सवाल आ सकता है, आप लोग सवाल कर सकते हैं। इंटरेक्ट विथ मी एंड जस्ट इमेजिन दैट यू आर वॉचिंग अ मूवी, ठीक है? आई एम हेयर टू आंसर यू, जस्ट आस्क योर क्वेश्चन फ्रीली। तो सर इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को, जिम को अकाउंटिंग का क्या जरूरत है? सवाल करिए आप लोग, जिम को ऑर्गेनाइजेशन का क्या, अकाउंटिंग का क्या जरूरत है सर? उसको हम लोग 12th में क्यों पढ़ रहे हैं? सीबीएसई ने इसको सिलेबस से हटा दिया है, 12th में नहीं है, बिहार बोर्ड में है, लेकिन आपको आगे चल के सिलेबस होगा, सीयूईटी होगा, आपको कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम्स में पूछ सकता है, ठीक है? तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, और फाउंडेशन में भी पूछता है सवाल इससे, ठीक है? तो देखिए बच्चों, चूंकि ज्यादातर झोल इसी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में होता है, अब आपके शहर में जो बड़ा से बड़ा हॉस्पिटल है उसको अकाउंटिंग करने का क्या जरूरत है? मेरा जवाब फोन देने से पहले आपके मन में ही सब जवाब आ रहा होगा, क्योंकि वहां भी पैसे का लेन देन होता है, और जहां पैसे का, सेवाओं का लेन देन होता हो, वहां पर अकाउंटिंग अनिवार्य हो जाता है। द अकाउंटिंग विल बी कंपल्सरी देयर इन मेनी केसेस एंड एवरी केसेस। अगर आप स्कूल में पैसा जमा करते हैं, फीस देते हैं स्कूल में, आप जिम जाते हैं, महीने का 1200-1500 रुपया जिम में देते हैं, आप कोचिंग आते हैं, पेमेंट देते हैं, आप मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहां भी पैसा आप जमा करते हैं, आप गाड़ी का पूजन करने जाते हैं तो रसीद कटता है, अष्टयाम कराते हैं उसका रसीद कटता है, शादी विवाह के लिए आपके शहर का सबसे बड़ा मंदिर है गरीब स्थान मंदिर, वहां पे भी शादी विवाह है, जनेऊ है, मुंडन है, उसका रसीद कटता है, ठीक है? तो इंडिविजुअली कौन क्या कमा रहा है, पंडित जी कितना कमा रहे हैं, वहां का जो स्टाफ है वो कितना कमा रहा है, उससे मतलब नहीं है। आप मंदिर के ट्रस्ट के नाम पे आप कितना दे, हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी आप देख लीजिए ना, वो अडानी अंबानी इतना पैसा जो किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी को चंदा आता है ना, सब्सक्रिप्शन, चंदा, तो वो आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मैंने कितने सारे नाम बोले, पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, स्कूल बोले से अच्छा है कि आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोल दीजिए, ठीक है? उसमें सब आ जाएगा, कॉलेज, स्कूल, प्राइमरी कोचिंग ट्यूशन सब आ जाएगा, ठीक है? तो वो हो गया, उसके बाद हॉस्पिटल हो गया, जिम हो गया, व्यायामशाला बोल सकते हैं उसको। आप देखते होंगे कि कहीं कहीं पर आर्मी उर्मी का तैयारी कराता है, फिजिकल एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होता है, उस सब जगहों पर भी उन सभी को हम किसके अंदर डाल देते हैं? सब किस में आ जाता है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि इससे ग्राउंडेड जाके नहीं बताया जा सकता, ये सबसे ग्राउंडेड था, एग्जांपल के थ्रू मैंने कोशिश की समझाने की। तो आपका जो कॉमर्स कैंप है ये क्या है? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन? पीडब्ल्यू क्या है? ठीक है, लेकिन क्या वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम नहीं कर रहा है? आपके शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम, बट आपके शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ पे इलाज कराने के लिए आपके घरों के बुजुर्ग जो होते हैं उनको 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख लगता है, एक सप्ताह अगर ट्रीटमेंट कराना हो जाता 5 लाख रुपया लग जाएगा। जो परसों तरसों मैंने एक मीम्स भी डाला था कि अगर सरकारी अस्पताल के सहारे रहते हैं तो आप जान से हाथ धो बैठते हैं, और अगर आप प्राइवेट अस्पताल के सहारे रहते हैं तो जमीन जायदाद और धन संपत्ति से हाथ धो बैठते हैं, राइट? पता ही नहीं चलता है क्या करें। तो इस तरह से सुविधाएं नहीं है हमारे देश में, जिस देश में जीडीपी का 0.5% हेल्थ पे खर्च होता हो और एजुकेशन पे 1% से भी कम खर्च होता हो, तो उस देश का क्या हाल होगा? हेल्थ और एजुकेशन पे इतना कम खर्च होता हो तो उस देश का क्या हाल होगा, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है और बताने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? ये सारी चीजें समझ गए? इसको बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं बेटा? अब सर यहाँ पर पैसा कैसे आता? आप बोलेगे सर प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट का बचपन से एक फॉर्मूला सीखे थे हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सीखे थे। अब चूंकि ये प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाता है, ये क्या दिखाता है आपको? ये आप, क्योंकि बिजनेस नहीं है तो प्रॉफिट लॉस होगा क्या? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो बिजनेस नहीं है, तो ये आपको
प्रॉफिट और लॉस नहीं दिखाएगा, ये कुछ और शो करेगा। सस्पेंस बना के रखते हैं, बताएंगे आगे। आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा अभी इसी क्लास में, इसी वीडियो में। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आज उसके बारे में तिल से लेकर तार तक जानना है हमको, ए टू जेड जानना है। क्या जानना है? कॉन्सेप्ट में सब कुछ जानना है। तो सर इसमें जो पैसे का लेन देन होता है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे कोई भी बिजनेस हो, एक सोल ट्रेड हो, होलसेल हो, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले होलसेल पढ़े हैं, राइट? सोल ट्रेड हो, होलसेल हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, वट एवर इट इज, विच टाइप ऑफ बिजनेस इट इज, डजेंट मैटर, सेल होता है ना। हाँ, सेल इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। अब वो सेल चाहे सर्विस का हो, चाहे प्रोडक्ट का हो, गुड्स का हो, समझ रहा है ना? गुड्स का हो या सर्विस का हो, सेल तो होता है ना भाई। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो सेल होता है, होता ही नहीं है सेल यहाँ पे, क्योंकि कुछ बेच ही नहीं रहे हैं। यहाँ रिसीव जो होता है, मेन जो रेवेन्यू का मेन जरिया होता है, वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है सेल। इसमें क्या होता है? इसमें सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशन होता है, चैरिटी होता है, फीस होता है। क्या क्या होता है? थोड़ा लिख देता हूं। जैसे देखिए ना बेटा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना, देखो यहाँ पर ये हो गया एनपीओ, ये हो गया पीओ, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है? सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ भी। यहां पर मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा? सब्सक्रिप्शन। आप लोग Amazon का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, नेटफ्लिक्स का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन होता है ना, चंदा उसको बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन को चंदा बोलते हैं। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का एक मतलब होता है सदस्यता शुल्क, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद हो गया, इसको और दूसरे भाषा में लिखेंगे, मेंबरशिप फीस। आप जिम में एडमिशन लेते हैं, आप में से कोई आदमी जिम करने जाएगा तो वहां पर रजिस्ट्रेशन होगा तो मेंबरशिप देता है ना जिम का। हाँ, एक बैंड वैंड देगा, अच्छा जिम में जाइएगा, बैग भी देता है, स्कूल अच्छे स्कूल में जाएगा तो अपना बैग और ड्रेस भी देता है ना। पैसा उसका जुड़ा होता है लेकिन देता है ना। तो वो चीजें हो गई, सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबरशिप फीस हो गया। उसके बाद होता है डोनेशन। क्या होता है? डोनेशन। उसके बाद होता है चैरिटी, ठीक है। चैरिटी समझ रहे हैं? चैरिटी भी दान होता है, डोनेशन भी दान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिनको मन नहीं लग रहा है वो क्लास से जा सकते हैं, इरिटेट नहीं करें हमको, ठीक है। अगर आपको एक्स्ट्रा क्लास में बातें करनी है तो टॉलरेबल नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको फ्रेंड से ही बात करना है तो क्लास से उठ के जा सकते हैं, हम एक सब कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। डोंट इरिटेट मी। सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबरशिप फीस हो गया, डोनेशन हो गया, चैरिटी हो गया। उसके बाद हो गया आपको एक आध चीज और होता है, फीस होता है। डॉक्टर साहब का क्लिनिक भी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो बैठेंगे तो फीस तो लेंगे ना, ठीक है। वो हो गया, फीस हो गया। और ईटीसी बहुत सारा कुछ होता है, आगे हम लोग चैप्टर पे इस पे डिस्कस करेंगे, चैप्टर में और भी देखेंगे तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। लिगेसी होता है एक, लिगेसी। इस सब चीजों को थोड़ा समझ लीजिए बढ़िया। लिगेसी वही ना, दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है तो दिमाग से में जो बात आने वाला भी होता है वो भी नहीं होता है, दिमाग से निकल जाता है। आई एम नॉट लुकिंग एट द बुक, हम बता रहे हैं आपको, समझने का कोशिश करिए। तो देख के नहीं बता रहे हैं बुक से कि हाँ हमको उसमें याद रहेगा, सीरियल नंबर आप डिस्कशन कीजिएगा, दिमाग डाइवर्ट भी होगा तो हम देख के फिर से नोट कर लेंगे। ये सब सब्सक्रिप्शन, ये सब जो है एनपीओ में आगम का मुख्य जरिया होता है। आगम मतलब रेवेन्यू का जरिया। क्या हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा क्या है? मुख्य आमदनी का जरिया आपके द्वारा दिया गया फीस है ना। हम बिजनेस करते हैं तो मेरा अभी जिसके यहाँ से पेन लेके आए हैं वो क्या है? उसका सेल है। सेल होगा तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो उसका घर चलेगा, पूंजी थोड़े ना खा जाएगा वो, ठीक है। इस तरह से तो ये हो गया आपको मोटा मोटी। इसमें भी होता है कमीशन होता है, इसमें भी सेल्स हो गया, कमीशन हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होती है। इसमें एनपीओ में जो आमदनी का मुख्य जरिया है वो इस सब तरह से होता है। किसी ने पूछा ना इसमें क्या होता है? सब्सक्रिप्शन, चंदा। मंदिर में आप चंदा देते हैं तो मंदिर चलता है, पेट पोचारा होता है। गांव में मंदिर है, 200 आदमी का घर है, कितने लोगों का घर है गांव में? 200 आदमी का घर है, गांव में एक मंदिर है, तो क्या कोई अपने घर से मंदिर में पेंट करा देगा? बहुत खर्चा नहीं है। कोई मान लेता है कि हाँ हमारा ये हो जाएगा तो हम मंदिर में ही करवा देंगे, वो करा देता है। लेकिन साल में अगर कहा जाए कि हो आप एक घर, एक आदमी एक साल में पेंट करा दीजिए, तो लोग नहीं कराना चाहेगा। फिर उसका बारी 200 लोगों के बाद आएगा उस घर का। लेकिन सब लोग मिलके 500 1000 करके पेंट पुचारा कराते हैं ना। तो वो सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन, उसमें आपको मेंबरशिप फीस हो गया। इसी को दो कैटेगरी में बांटते हैं, मेंबरशिप फीस को दो कैटेगरी में बांटेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस और सीधे मेंबरशिप फीस।
क्या याद रहेगा? मेंबरशिप फीस रिन्यू होता है। आपको हम कहें कि भाई तुमको जिम करना है, ठीक है, 1000 रुपये महीना लगेगा। क्या लगेगा? महीना 1000 रुपये लगा तो कितना हो गया साल में? 12,000। और तुमको बोले कि ठीक है तुम 5,000 दे दो, जीवन भर जिम करो, फ्री हो गया लाइफ टाइम के लिए। वो भी एक्सपेक्टेड है, 5 साल से ज्यादा थोड़ी कीजिएगा। 5 साल 7 साल, 2% लोग होते हैं जो जीवन भर करते हैं। 5 साल बाद अपना, अभी आप स्टूडेंट लाइफ में 5 साल बाद आप शहर छोड़ दीजिएगा तो क्या आप आइएगा मेरे यहाँ जिम करने? आपसे तो हम एक बार 5,000 ले लिए, उसको मेंबरशिप फीस ही कहेंगे, लेकिन वो लाइफ मेंबरशिप फीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिर से बोलिए। ठीक है, ये हो गया आपका। तो सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप फीस, डोनेशन। डोनेशन दो तरह का होता है, एक होता है जनरल डोनेशन और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। क्या होता है? हमने किसी को देख करके, कोई बदहाल दिख रहा था, उसको हमने देख करके और 100 रुपया दिया कि जाओ जो जी में आए करो, वो हो गया जनरल डोनेशन। क्या हो गया? क्या बोला? और उसी आदमी को अगले दिन हमने दिया कि जाओ 100 रुपया खाना खा लेना, क्योंकि उस दिन मान लो हमारा जन्मदिन था, तो हमने सोचा कि किसी को खाना खिलाते हैं, गरीब नहीं बोल रहा है, किसी को खाना खिलाते हैं। तो हमने उसको खाना खिलाने के लिए 100 रुपया दिया, तो वो डोनेशन स्पेसिफिक हो गया, खास काम के लिए दिया। किसके लिए दिया? तो डोनेशन दो तरह का, जनरल डोनेशन और, रिपीट विथ मी, इसमें कोताही नहीं होगा। अगर क्वेश्चन सबसे नहीं बनेगा तो फिर आप लोग को पनिशमेंट भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। दो तरह का डोनेशन कौन कौन? जनरल डोनेशन का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, जनरल होता है। और इसका जगह भी बता दूंगा कहाँ होता है। जनरल डोनेशन को दूसरे जगह डालते हैं और स्पेसिफिक डोनेशन को दूसरे जगह डालते हैं, बताएंगे, उसका भी काम है, अभी बताएंगे। ये हो गया। अब देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। एक और डिफरेंस जानते हैं अकाउंटिंग में। जर्नल लेजर का रूल नहीं बदलता है इसके लिए। जर्नल लेजर का रूल नहीं बदलता है। हमारे सर में दर्द है तो हम पैरासीटामोल खाएंगे, दर्द सही हो जाएगा। देश के शिक्षा मंत्री के सर में दर्द होगा, हम एक मामूली टीचर हैं, शिक्षा से ही जोड़ते हैं, हमारे सर में दर्द है तो हमने एक पैरासीटामोल खाया और हमारा सर दर्द ठीक हो गया। देश के शिक्षा मंत्री के सर में दर्द हुआ, उनके पास तो बहुत सारा टेंशन है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, आंगनबाड़ी से लेकर जो भी शिक्षा के अंदर आता होगा, एजुकेशन और मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के अंदर आता होगा, तो उसमें वो उनके बर्डन पे वो आ चुका है, तो उनके सर में दर्द होगा तो वो भी तो पैरासीटामोल ना खाएंगे, कि उनके लिए ट्रीटमेंट अलग हो जाएगा, कि उनका पेट दर्द में पेट दर्द का दवा माथा दर्द में काम थोड़े करेगा, उनका भी वही काम करेगा। तो वही चीज होता है। तो जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस सब चीजें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम तरीके से होती है। फाइनल अकाउंट में डिफरेंस होता है। क्या होता है? फाइनल अकाउंट में डिफरेंस होता है। हम लोग प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या बनाते हैं? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या क्या बनाते हैं? अरे भाई अभी बनाए हो ना फाइनल अकाउंट। पहला क्या बनाए थे? ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग। कोई फायदा नहीं है पढ़ाने का, झूठ मूठ का तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, बाहर का बात जितना करवा लो अपडेट रहते हो। ट्रेडिंग या पीएल नहीं होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल होता है। ट्रेडिंग बना रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं, दोनों में से कोई एक बना रहे हैं। उसके साथ क्या बना रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई फायदा नहीं। तो वही नॉर्मल जैसे लोग पढ़ाता है ऐसे थोड़े ना, इसका मतलब सही करता है लोग नहीं, कोई फायदा नहीं। एक्स्ट्रा कुछ देने का कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा टैबलेट, एक्स्ट्रा डोज देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बच्चे लेने लायक है ही नहीं। लेके उसको स्टोर करे तो आदमी दे उसको। हम तुमको कोई अच्छा कीमती चीज दिए और तुम उसको जा करके नदी में बहा दिए या घर के बाहर रख दिए, जो कोई खराब हो गया उसमें, पानी में, धूप में, तो तुमको बार बार देने से कोई फायदा नहीं है। तो 4 साल बाद हम भी वही करेंगे जो बाकी टीचर्स करते हैं, सिलेबस पढ़ा देंगे खाली, कॉन्सेप्ट पे कोई मतलब नहीं। तीसरा क्या बनाते हैं हम लोग? मैंने इसके बारे में भी जवाब दे दिया है पहले ही कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस कैशबुक सब उसी होता है, बस उसका बुक ऑफ अकाउंट अलग होता है, रजिस्टर अलग होता है, उसका अकाउंटिंग का तरीका अलग होता है, उसके बारे में हम लोग को नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। बाकी जर्नल का रूल वहां भी वही लगेगा, माल खरीदाएगा तो परचेस टू कैश वहां भी होगा। और हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा काम कैश में होता है। किसमें होता है? कैश बेसिस पे, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पहला बनता है
रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स किसके जगह पे? पहले हम क्या सीखेंगे? क्या सीखेंगे? दूसरा हम क्या सीखेंगे? इनकम्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय व्यय खाता क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं प्राप्ति भुगतान। क्या बोलते हैं? पहला वाला को बोलते हैं प्राप्ति एवं भुगतान खाता। क्या बोलते हैं? दूसरा को क्या बोलते हैं? इसके पास भी एसेट होगा कि नहीं होगा? मंदिर के ऊपर भी एसेट है कि नहीं? मंदिर का जमीन होता है, प्रॉपर्टी होती है, सोना है, गोल्ड है, जो भी सोना है, चांदी है, जो भी है मंदिर के पास, मंदिर का प्रॉपर्टी है ना, तब प्रॉपर्टी है। मंदिर के ऊपर लायबिलिटी भी होता होगा, हाँ, लायबिलिटी भी रहता है, हाँ, लायबिलिटी भी रहता है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, मैं मंदिर की बात मतलब पूरे ओवरऑल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ। एक जिम के पास एसेट है कि नहीं है? 25 लाख का सामान रखा हुआ है, तो उस जिम पर लोन भी तो लिया जा सकता, हो सकता है कि जिम खोलने के लिए लोन लिया गया हो या जिम पे लोन लिया गया हो, राइट? ठीक है, वो हो गया, लायबिलिटी हो गया। अब उसमें भी लोगों के द्वारा पैसा लगाया जाता है, उसको फंड कहते हैं, कैपिटल फंड। क्या कहते हैं? तो यहाँ भी कैपिटल लायबिलिटी और एसेट का कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी क्या बनेगा? तीसरा क्या बनेगा? तो इसमें से तीनों में से सिमिलर कौन लग रहा है? बस बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत पर्याप्त समय है हमारे पास। ध्यान से अगर आप लोग पढ़िएगा ना, तो हमारे पास पर्याप्त समय है और हम आपको पर्याप्त तरीके से कोशिश करेंगे। हमारे पास पर्याप्त समय भी है और पर्याप्त रास्ते भी है आपको सिखाने के लिए। इस तरीके से नहीं सीखेगा, दूसरे तरीके से सिखाएंगे। तो ये हो गया बैलेंस शीट। तो इसमें देखिए, तो कौन कॉमन है आपको? बैलेंस शीट का आइटम बा सब बहुत सारा कॉमन मिलेगा, सब कॉमन नहीं मिलेगा, कुछ इधर उधर होगा। क्या? हम लोग जैसे खाना खाते हैं, सब्जी बना के, पराठा बना के, 500 किलोमीटर दूर यूपी में कोई बैठा वैसे ही खाता होगा क्या? खाता वही होगा, तरीका अलग होगा, है ना? तो इस तरह से जो है बैलेंस शीट दोनों में बनता है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है, उद्देश्य दोनों का सेम है, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी करने का। लेकिन इसका इंग्रेडिएंट्स अलग होगा, इसका इंग्रेडिएंट्स अलग होगा। चिप्स, दो मार्केट में दो तरह का चिप्स बिकता है। मान लीजिए वो अंकल चिप्स है, वो लेज है, दोनों चिप्स ही है, लेकिन दोनों का टेस्ट में अंतर है कि नहीं है? दोनों का कंपनी अलग अलग है कि नहीं है? वही चीज है, सिंपल सी बात है। कोल्ड ड्रिंक में थम्स अप भी बिकता है और पेप्सी भी बिकता है, दोनों का इंग्रेडिएंट्स लगभग लगभग सेम रहता है। फ्लेवर अलग अलग है कि नहीं है? पैकेजिंग अलग अलग है कि नहीं है? तो कहने के लिए तो दोनों कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक ले आओ, क्या ले आओ? कोल्ड ड्रिंक ले आओ, तो कोल्ड ड्रिंक ले आना है, ठीक है, सिंपल। तो इस तरह से आपको करना। अब इसमें इस तीनों को हम लोग पहले बारी बारी से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? बारी बारी से पहले सीखेंगे तीनों को, उसके बाद फिर तीनों को साथ में बनाना सीखेंगे, तो हमारा जो है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप लोगों को कुछ समझ आया? डिफरेंस बहुत सारा है, आप घर से उसको करेंगे नोट्स में। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है? कैश बुक बनाने आता है आप लोगों को? कैश अकाउंट बनाने आता है? एक अकाउंट बनाएंगे, ज्यादा नहीं, पहले एक सीखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो हमको लगता है कि अगर आप सही से सब कुछ कर लेते हैं, तो मतलब इस मंथ में हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बाकी सब्जेक्ट्स का कर लेंगे। तब 28 फरवरी तक हमारा क्लास चलेगा, उसके बाद हमारा क्लास 8 दिनों की बंद रहेगा। होली में 4 को होली है, खुलेगा एक के बार आपको 9 को, समझ लीजिए, ठीक है? इसलिए प्रिपेयर्ड रहिए। तो पर्याप्त पढ़ाई हमको इस बीच में कर लेना है, फिर हम लोग आराम से 8 दिन घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी करेंगे और छुट्टी बनाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अगर आप जान रहे हैं, इसके नाम में क्या लगा हुआ है? रिसिप्ट्स और पेमेंट। इस तरह के अकाउंट में ट्रेडिंग और पीएल में क्या निकल के आता था आपका? जीपी या जीएल, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, क्योंकि प्रॉफिट के लिए बनाते थे। कौन बनाता था? प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या क्या निकल के आता था? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इसका क्या कॉन्सेप्ट था? एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। इसी के बेसिस पे हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा है ना, अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मेरे बच्चों, इसमें हमें प्रॉफिट नहीं आएगा। पहला हम आपको समरी बता रहे हैं, ठीक है? फिर हम अलग अलग पढ़ाएंगे। बोला हूं मेरे पास पर्याप्त वक्त है और आपके पास भी पर्याप्त वक्त है, बस कोऑपरेशन रखिएगा, आराम से समझ में आएगा और वी विल बी द बेस्ट बैच। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स,
नाम से क्लियर है, प्राप्ति भुगतान। एक ऐसा अकाउंट बनेगा जो रियल अकाउंट होगा। क्या होगा? क्या होगा? ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। बैलेंस शीट क्या नहीं होता? बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट, इट इज अ स्टेटमेंट। दैट्स व्हाई इट डज नॉट हैविंग डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता है। Am I clear? चलिए, तो यहाँ पे आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? तो अकाउंट है तो पूछिएगा ना कि सर कौन सा अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है। क्या है? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ, फिर से रिपीट करें, जिंदगी में कभी नहीं भूलना है और ऑब्जेक्टिव में पक्का आएगा, पक्का आता है। हर एक साल बीच करके ही पूछता है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है। तो एक नंबर अगर आपको कंफर्म करना है तो अगर इस साल पूछ दिया होगा तो अगले साल कुछ और आएगा, लेकिन अगर नहीं पूछा होगा तो आएगा, चांस है। क्योंकि 200 ऑब्जेक्टिव पुराने हैं, 100 ऑब्जेक्टिव पुराना है। कितना ऑब्जेक्टिव पुराना है? कहां से लाएगा? सिलेबस से ही लाएगा ना, कहीं बाहर से थोड़े लाके दे देगा आपको। तो इसलिए एक रियल अकाउंट है। क्या बेटा? अब रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि ये कैश बेसिस पे बनता है। किसके बेसिस पे बनता है? व्हाट इज कैश बेसिस? कितना कैश आया और कितना कैश गया, बस इसमें यही लिखाएगा। छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सुबह एक बिजनेसमैन घर से अपने तैयार वार होकर के दुकान पे गया। कहाँ गया? रिपीट रिपीट करना है मेरे साथ और अमाउंट भी याद रखना है। तो उसके जेब में 2500 रुपया पड़ा हुआ था। कितना पड़ा हुआ था? 2500। दुकान पे गया, किस उद्देश्य से गया दुकान पे? सर देखिए, आप कहे नॉन प्रॉफिट, आप एग्जांपल दे रहे हैं प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल दे करके आपको हम समझाएंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ रहे हैं, ठीक है। सुबह 2500 रुपया जेब में पर्स में था उसके, रात को 2500 लेके रखा था, 2500 उसके जेब में था। बेचारा सुबह उठा, नहाया धोया, रेडी हुआ और फिर मतलब दुकान जाने लगा। दुकान जब जाने लगा तो उसके जेब में 2500 था। क्योंकि कल का क्लोजिंग आज का, जेब में जितना रात को डालेंगे उतना ही ना सुबह बचेगा, अगर चोरी नहीं हुआ तो, ठीक है। तो 2500 ही आया। अब क्या हुआ, गया तो उसने पूरे दिन में 10,000 का, एक राउंड फिगर लेते हैं, 10,000 का सेल किया। कितने का सेल किया? कैश। 10,000 का सेल कैसा किया? बेचने के लिए 12-13 हजार का बेचा होगा, लेकिन उधार भी बेचा कुछ, तो नगद कितना बेचा? मान लीजिए उसके पास कितना आया? आया कितना? अरे भाई 2,000 हम उधार बेचे तो गया, आया तो नहीं ना पैसा, नाम लिखा हुआ अगला का। तो हमारे पास आया कितना? शुभम 10,000। कितना हो गया मेरे पास? और उसी दिन मकान मालिक धमक गया रेंट देने के लिए, वो रेंट दीजिए। तो बेचारा 10,000 में से क्या किया कि 5,000 मकान। एक सेलर सप्लायर था, सप्लायर पढ़े ना, क्रेडिट साइड में होता, लायबिलिटी साइड में होता है। सप्लायर आ गया है, वो 2,000 ले गया। 12.5 था मेरे पास, 2.5 था प्लस 10 आया, कितना सप्लायर ले गया? 2,000। तो 10.5 और ये कितना ले गया? 5,000 रेंट ले गया। 1,000 रुपए का घर के लिए सामान लेके आए। कितना बचा? ठीक है। 500 रुपए का रास्ते में पेट्रोल ले लिया। उसके पास आज कितना पैसा घर पहुंचते समय था? लेके कितना गया था? कितना आते समय था? कल सुबह कितना लेके जाएगा? समझ में आया? किसी तरह से इस अकाउंट को बनाते हैं। इसमें कोई मतलब नहीं है कि प्रॉफिट क्या हुआ, लॉस क्या हुआ, कितना आया वो रिसिप्ट में और कितना गया। अब इसमें कहोगे सर इसका आंसर कैसे आएगा? इसका आंसर क्या होगा? इसमें तो सर आंसर पता कर लेते थे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया तो सर ट्रेडिंग बन गया है, आप पीएल बना दीजिए, ऐसा किए ना आप लोग कह दिए। लेकिन इसमें सर आंसर कैसे आएगा? इसमें आंसर आएगा वो जो ओपनिंग था ना, टू बैलेंस बीडी कितना था? 2500। तो यहां पर बाई बैलेंस सीडी अगर 4,000 आ गया, हो गया। बात समझ में आया? कितने का माल बेचा वो दिन भर में? तो कितना हो गया टोटल? बोलते चलो। रेंट कितना दिया उसने? अब डेबिट क्रेडिट है भैया, तो यहाँ पर उस बंदे को, मतलब एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही बता रहे हैं, लेकिन एग्जांपल एक पैरामीटर समझ लीजिए। तो रेंट कितना दे दिया उसने? 5,000। फिर उसने जो है वो सप्लायर को क्या दे दिया? सप्लायर को दे दिया 2,000।
उसके बाद हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए कितना ले लिया, 1000 उसने घर के लिए खर्च के लिए निकाल लिया, सब्जी वब्जी कुछ कुछ ले लिया। भाई उसने फ्यूल कितने का लिया, फ्यूल 500 का ले लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि इधर 12,500 हो रहा है, इधर का टोटल कितना हो रहा है, 5 2 7 1 8 8.5 कितना, तो 8.5 ज्यादा कि 12.5? आप लोग को सिखाए हुए हैं लेजर में कि जो ज्यादा रहा है उसको दोनों तरफ लिखेंगे। इधर बीडी है तो खत्म कहां से करेंगे, शुरुआत उसने किया है, खत्म हम करेंगे, है ना। कितना, 4,000, यही इसका आंसर होता है सी डी। अब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन गया। अब इसी को हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, टू बैलेंस बीडी। कितना, 4,000। याद है ना लेजर, अरे लेजर याद है, तो बस लेजर का काम आया है यहाँ पर, 11th काम कर रहा है। आज जो लेजर नहीं पढ़ लेगा उसको ऊपर से वो गुजर जाएगा। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कितना हम सही बोले हैं 11th के बारे में। लेजर का काम आ रहा है, इंटर कर गए 12th में, काम कौन सी का आ रहा है अभी भी, बस लॉजिक समझना है और हमको भरोसा है कि आप लोग काम करेंगे। तो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। अब इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। ये मैंने समझाने के लिए कहा कि एक आदमी कितना रिसीव किया और कितना पहले से था और कितना खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये मैंने बताया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक समरी। अब एग्जाम में आपको ये नहीं रहेगा, आपको फॉर्मेट रहेगा, और फॉर्मेट में जो कुछ आइटम्स होते हैं रिसिप्ट साइड में वो मिलेगा आपको। इसको रियल अकाउंट बोलते हैं। इसमें मतलब नहीं है कि जो रिसीव कर रहे हैं वो इस साल का है कि पिछले साल का है कि अगले साल का है। 5 साल पहले का 2021 का पैसा कोई आके 2026 में दे जाएगा, उसको भी रिसिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। और 27-28 का पैसा भी अगर हम इस साल पे कर रहे हैं तो उसको भी पेमेंट में लिखेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का मतलब सवाल उठता है क्या, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों के साथ ये अकाउंट खेलता है। किसके साथ, पास्ट प्रेजेंट और खर्चा करना है। 10,000 रुपया खर्चा किए हैं, उसमें से 2,000 इस साल का है और 8,000 अगले साल का है, फिर भी पेमेंट में हम 10,000 लिख दिए हैं क्योंकि हमने पेमेंट दिया है और ये कैश बेसिस पे बनता है। हम इसको एक्यूरेल बेसिस पे नहीं बनाते हैं। इट इज अ समरी ऑफ कैश बुक। अगर किसी को कैश बुक बनाने आता है, सिंपल कैश बुक जिसको आता है, उसको इस अकाउंट में दिक्कत नहीं होगा। जितना पाएगा उसको, रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट, तो जो आया उसको डेबिट में फेंक दीजिए और जो गया उसको क्रेडिट में फेंक दीजिए। तो जो क्रेडिट साइड होता है वो पेमेंट होता है और जो डेबिट साइड होता है वो रिसीट होता है। उल्टा हो गया ना। नॉमिनल का क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्योंकि ट्रेडिंग में हम देखते थे कि इधर डेबिट इधर क्रेडिट, तो वो नॉमिनल था। अकाउंट बदला, नेचर बदल जाएगा। भारत में उसी गेहूं का रोटी बनता है, पराठा बनता है, पूरी बनता है, और इटली में उसी गेहूं का पिज्जा बनता है। समझ रहे हैं। अमेरिका में उसी का बर्गर और बन बनता है। रॉ मटेरियल इज द सेम, नेचर बदला, जगह बदला, उसका सारा स्ट्रक्चर बदल जाएगा। तो ये चूंकि रियल अकाउंट है तो रियल अकाउंट का रूल लागू होगा ना भैया। अब आपको ये दिख रहा होगा इनकम एक्सपेंडिचर, क्या दिख रहा है, तो इसमें आपको लगा होगा कि नहीं सर ये भी रियल अकाउंट है, डेबिट में इनकम होगा और क्रेडिट में एक्सपेंस होगा। नहीं, इसमें एक्सपेंस डेबिट होगा और इनकम वो क्रेडिट में लिखेंगे। नाम होता है इनकम एक्सपेंडिचर लेकिन काम करते हैं एक्सपेंडिचर इनकम। ये नॉमिनल अकाउंट होता है, ठीक है, समझ गए। ये नाम भले इनकम एक्सपेंडिचर है लेकिन काम होता है एक्सपेंडिचर इनकम। तो आप एक्सपेंडिचर इनकम मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे आप भी, लेकिन एक्सपेंडिचर होता है डेबिट में। चूंकि नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आप बोलेगा सर ये तो हो गया इसका, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या होता है, 2 मिनट सुन लीजिए। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। क्या है, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी खर्चा होता है कि नहीं। अभी आप सरस्वती पूजा किए हैं तो पैसा आया भी है, तो खर्चा हुआ भी है, तो खर्चावा को आप कहां लिखेगा, इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेगा ना। तो वो जो करेंट खर्चा है उसको आप इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, करेंट ईयर का। और इस चूंकि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये आपको प्रॉफिट नहीं देगा, ये आपको 2 चीज देता है। क्या देता है, सरप्लस, क्या, या दूसरा डेफिसिट। क्या देता है, सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम्स ओवर एक्सपेंडिचर। बड़ा लंबा चौड़ा है। सरप्लस का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ
इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। अब ये क्या है, हिंदी में बोलते हैं इसको सरप्लस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधिक्य। क्या बोलते हैं? आधिक्य, मतलब कि इनकम ज्यादा और एक्सपेंस कम, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं साहिल? सरप्लस। और डेफिसिट मतलब, क्योंकि प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता है, ये प्रॉफिट लॉस नहीं निकल सकता इन द सेंस की, क्योंकि ये क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता था ना, प्रॉफिट निकलता, प्रॉफिट या लॉस आता। ये सरप्लस और डेफिसिट होता है। क्या होता है इसमें? और डेफिसिट का मतलब इसका ठीक उल्टा हो जाता है। क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम्स। एम आई क्लियर गाइस? तो आज के लिए काफी है, फिर हम लोग आगे काम करेंगे, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा। एक एक करके अभी हम लोग पहले इसी को कर लेंगे, वही काफी है हमारे लिए। इसको कर लेंगे। चैप्टर को बहुत सारे टुकड़ों में बांटा गया है। कितने सारे टुकड़ों में बांटा गया? 6-7 टुकड़ों में हम चैप्टर को फिनिश करेंगे। कितने टुकड़ों में? इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसको एक बार काउंट कर लेते हैं। पहला पढ़ना है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, काउंट विथ मी। फर्स्ट रिसिप्ट एंड, दूसरा पढ़ना है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। क्या पढ़ना है? अब बोलोगे सर सीधे रिसिप्ट एंड पेमेंट के बाद ये ले आइएगा? नहीं, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना लीजिएगा, बनाने आ जाएगा, कॉन्फिडेंस क्लियर हो जाएगा, उसके बाद रोकेंगे, बीच में 2-3 को टॉपिक पढ़ना है। पहला पढ़ना है क्या? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाना है दिव्यांशु? पहला। दूसरा करना है सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन। क्या करना है? तीसरा करना है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्या करना है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। चौथा करना है कंजम्पशन ऑफ मटेरियल्स और आइटम्स, जो मटेरियल्स आपका कंज्यूम होता है वो, जैसे मान लीजिए कि आपने आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कुछ सामान आया, अब वो चीजें आई, पहले से भी कुछ था ओपनिंग स्टॉक, कुछ आया और साल में अंत में कितना बचा, तो वो बीच में जो डिफरेंस होगा उसको कंजम्पशन कहेंगे। जिसको अभी आप लोग मटेरियल्स कंज्यूम भी पढ़े हैं ना, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़े हैं फाइनल अकाउंट में, तो वो कंजम्पशन ऑफ, क्या हो गया? 4 को हो गया। पांचवा क्या है? ये 3 चीज इसके बाद जब कर लेंगे तब हम इसको बनाने के लायक होंगे, क्योंकि इसमें इन सबका काम होता है, उन तीनों का काम इसे पड़ेगा। और छठा क्या है? बैलेंस शीट। और एक लास्ट हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस। तो कितना हो जाएगा टोटल? 5 और 2 7 तरह का क्वेश्चन सब सॉल्व कर लेंगे तो हम बना पाएंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, टाइपोलॉजी हमेशा याद रखिएगा। आप कैसे क्वेश्चन देख के बता देते हैं कि फलाना चैप्टर का फलाना टॉपिक का क्वेश्चन है, बता देते हैं ना, उसी तरह से चूंकि पढ़े रहते हैं तो बता देते हैं। तो टाइपोलॉजी याद रखिएगा ना, टाइपोलॉजी अभी पहले ही बता देते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्लास, वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास 12। इसमें आपको मैं बता दूं टाइपोलॉजी जानने से फायदा क्या होता है कि हमको रिवीजन में दिक्कत नहीं होती है। अब आप कहिएगा हमको, मान लीजिए आज से हम 6 महीना बाद इस चैप्टर को रिवीजन कराएं, आप बोलेगा सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन में दिक्कत होता है, हम आपसे डाउट पूछेंगे। अब आप पढ़ ही नहीं रहिएगा, आप टाइपोलॉजी ही नहीं करिएगा, आप सीक्वेंस में चीजों को नोट ही नहीं कीजिएगा, आपको आपका प्रॉब्लम ही नहीं पता है। सर मान लीजिए किसी को नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्रिप्शन के केस में दिक्कत हो गया, अब कोई बच्चा बोला कि नहीं सर, हम बोले बेटा डाउट है क्या एनपीओ में? कोई आदमी डाउट बताओ। 3 दिन मान लो कि जून जुलाई में बारिश के समय रहता है, तो मान ली डाउट क्लास हम रखे हैं, छुट्टी करके डाउट क्लास रखे हैं, सिर्फ रेगुलर क्लास नहीं है, तो उसमें हम बुलाए। अब आप लोगों में से जिसको डाउट है वो आएगा, मान लो 5 बच्चा आया, 5 का डाउट में से 1-2 का डाउट क्लैश कर गया, तो उसका कॉमन डाउट बता के दोनों का सॉर्ट आउट कर दिए, बचा 3 बच्चा, तीनों का डिफरेंट डिफरेंट डाउट है। एक का डाउट है सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिक्कत होता है सर, बेसिक क्वेश्चन में दिक्कत होता है, उसको बता दिए। हर बच्चा जैसा नहीं ना होता है, तो उसको बता दिए। उसके बाद एक बच्चा बोला, पीयूष बोला कि सर फंड बेस्ड अकाउंटिंग में बहुत परेशानी होता है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग बता दिए। कोई बच्ची बोली उधर से कि सर सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन बहुत माथा खाता है, कर दिए। अब जब मेरा बच्चा उस चैप्टर से सब निकल के जाएगा, जिसका जिसका डाउट क्लियर कर दिए, अब जब वो फिर चैप्टर को बनाएगा तब फिर उसको नया डाउट समझ में आएगा। नहीं है डाउट, अगर नील है तब वो चैप्टर फिनिश्ड है। एम आई क्लियर? इज माई गाइडेंस रॉन्ग? आप ध्यान रखिए और शुरू से ही करिए, जो बीता उसको भी कवर करते चलना है। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने अपना क्लास 12th करते करते 11th कवर किया था। When I had joined my class, the chapter was running final account and there was no option of backup class. अभी हमारे क्लास में 2-3 बच्चे ऐसे हैं जो आए हैं और उन लोगों को बैकअप क्लासेस मिला है और उन लोगों ने किया भी है, कॉपरेट करके दिखाया है।
हम लोगों को कोई ऑप्शन उस समय नहीं था बैकअप क्लास का। ये मैं ऐसे ही मतलब बता रहा हूं आपको इंस्पायर करने के लिए। तो आपका जो छूट गया उसको सीधे, अब मुझे कहना होता सीधे बोलते तो छोड़ो 11 जो छूट गया था छूट गया, आप 12 पर ध्यान दो, ठीक है दो। अभी स्टार्टिंग फेज है, अभी आपको बर्डन कम होगा, तो अभी फिलहाल जो मजबूती करना है उसको मजबूत कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम है, उसको कवर अप कर लीजिए और मेरी बातों का गलत सेंस मत निकालिए, हमेशा पॉजिटिव सेंस में चलिए और मजा आएगा। 12th में हम लोग मिलकर मेहनत करेंगे और रॉक कर देंगे, ठीक है। चलिए फिर, समझ आया।